It is wagering transaction. It is wagering transaction. यानी in spite of giving correct answer, it's not you can say assurance that you will get the prize. and उसके लिए आप केस भी नहीं कर सकते. आपने करेक्ट आंसर भेजने के बाद भी you can't demand your prize as a matter of your right. That is what the wagering transaction is. Okay. So I think lottery transaction, crossword puzzles and ये जो competitions होते हैं उसके लिए केस स्टडी उन्होंने दिया है. देखो फैक्ट दिया हुआ है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चैम्बर बंग वाला. ओके बच्चों, ये केस लॉ में, केस स्टडी में व्हाट वर द फैक्ट्स. फैक्ट्स मतलब केस क्या था देखो, एंड फाइनली व्हाट वाज द जजमेंट. ओके डायरेक्टली दे हैव गिवन रिटन दैट कॉन्सेप्ट. A crossword puzzle was given in magazine. मैंने कहा ना न्यूज़पेपर मैगजीन में क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह आता है, एंड मेनी पीपल टेक इट एज अ टाइम पास. Actually, it is not showcase of any talent. What I think is in India at least, because उसका प्राइस ज्यादा रहता नहीं है. आप देखो ना, ज्यादातर आप देखोगे नहीं. हाँ ये बच्चों, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैगजीन न्यूज़पेपर में आता है तो प्राइस मनी क्या रहता है, 501 रुपया, 151 रुपया, प्लास्टिक की बाल्टी मिलेगी. ये सब क्या है? इसमें कौन अपना टैलेंट शोकेस करेगा? आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना बच्चों, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, दे डिक्लेयर $1 million prize for solving crosswords, for cracking crosswords and puzzles. So people, they literally invested their time to solve that crossword and puzzles, and therefore their thinking exposure increases. That is why ज्यादातर साइंटिस्ट एंड ऑल आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज की होते हैं कि उनका सोचने का दायरा बढ़ता है. उनको बचपन से वैसे प्रैक्टिस दी जाती है. अपने यहाँ कौन दिमाग खपाएगा 151 रुपये प्लास्टिक बाल्टी के लिए, है कि नहीं? व्हाट आई थिंक इज, ये हमारे इंडिया में टाइम पास करने का एक जरिया ही है. कुछ नहीं है तो चलो टाइम पास करो, ब्रेन गेम, दैट्स ऑल. A crossword puzzle was given in magazine. Above mentioned clause was stated in the magazine. A solved is crossword puzzle and its solution corresponds मतलब tallied with previously prepared solution kept with editor. Held, this was game of chance. ये luck by chance हो गया, and therefore a lottery. It is treated as wagering transaction. And finally, what is written in the next paragraph? Crossword puzzles, picture competition, athletic competitions where prizes are awarded on the basis of skill and intelligence are the games of skill, and hence such competitions are, underline बच्चों, valid. तो बच्चों, any competition जिसका बच्चों स्किल एंड इंटेलिजेंस, स्किल एंड टैलेंट पर डिपेंड होता है, बरोबर है, विच इज नॉट गैम्बलिंग इन नेचर, सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड. व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड? एक तरह से एक्सेप्शनल केस आ गया बच्चों, यानी जहां पर गेम ऑफ चांस वाला सिस्टम नहीं है, एंड बच्चों पार्टिसिपेंट के नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट पर डिपेंड करता है उसका विनिंग. ऐसे केस में बच्चों कॉम्पिटिशंस आर वैलिड. यू टेल मी नाउ, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आई हैव डाउट, कौन बनेगा करोड़पति में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपीस का जवाब करेक्ट दे दिया? लेट अस नॉट गो फॉर 7 करोड़, 1 करोड़. उसने करेक्ट जवाब दे दिया, अमिताभ बच्चन ने बोल भी दिया कि ये साहब का जवाब सही है, आप 1 करोड़ जीतते हैं. एंड मुझे ये बताओ बच्चों, 1 करोड़ अगर केबीसी स्पॉन्सर ने नहीं दिया उसको,
तो क्या वो कंटेस्टेंट केस कर सकता है क्या केबीसी के स्टाफ पर, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन? क्यों कर सकता है केस? बिकॉज ये कंपटीशन में बच्चों वो 1 करोड़ जो जीता है उसके नॉलेज एंड स्किल एंड इंटेलिजेंस की वजह से जीता है. दिस कंपटीशन वाज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, स्किल एंड नॉलेज, एंड therefore winner has right to file suit if he doesn't get the prize. इसका मतलब क्या? फाइल सूट जब आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स एनफोर्सेबल. दैट व्हाट आई ट्राइंग टू से इज इट इज वैलिड. आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? इट इज वैलिड. तो एक उन्होंने यहाँ एक एक्सेप्शनल केस दिया है. बच्चों, इंडिया इज ओनली द कंट्री, you will be surprised as a law student, you should know all these things. India is only the country in the world having maximum number of acts. एक्ट समझते हैं बच्चों? कानून. सबसे ज्यादा एक्ट एंड कानून बच्चों इंडिया में ही बने हैं. मैंने सुना है ऐसे कि मोदी गवर्नमेंट जैसे 2014 में आई तो आकर उन्होंने कम से कम नियरली 1250 पुराने जो स्क्रैप्ड लॉ थे वो बंद कर दिए. यानी सोचो, इतने सारे लॉ बंद करने के बाद भी और कितने सारे एक्ट हैं हमारे इंडिया, इनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो व्हाट आई मीन टू से इज, बच्चों लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955. दैट मीन्स अगेन देयर इज अ स्पेशल एक्ट फॉर दिस प्राइज कंपटीशन आल्सो. दैट मीन्स नाउ दिस इज नॉट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ बच्चों, as per Price Competition Act 1955, what it says, prize competition in games of skill are not wagers provided prize does not exceed rupees 1000. That means 1000 या 1000 के नीचे प्राइज मनी है तो उसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बोला जाएगा. इसका मतलब आप दूसरा सोचो एंगल. If it exceeds 1000, then type your answer. If prize money exceeds 1000 rupees in any game of skill, then कहीं ना कहीं प्राइज कंपटीशन एक्ट उसको वेजरिंग एग्रीमेंट बोलना चाहता है. ओके, यहाँ गेम ऑफ स्किल एंड वेजरिंग एग्रीमेंट हम कह रहे हैं. दैट मीन्स it is not based on skill and intelligence. Okay, it is not based on skill and intelligence. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ये वेजर वर्ड यूज किया है उन्होंने. तो बच्चों ये जब हम पढ़ते हैं, जब ये अमाउंट वगैरह, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. बच्चों ये 1000 वगैरह याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा. So basically we are discussing Indian Contract Act and we are actually nothing to do with Price Competition Act. मैंने लास्ट ईयर तो पढ़ा भी नहीं था, ये बच्चों को ही पढ़ने के लिए दे दिया. ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट वन, व्हाट इज देयर? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन. स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है मालूम है बच्चों? कि जैसे कि लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट. आपने कभी इंट्राडे ट्रेडिंग सुना है? आई थिंक आप SYJC क्रॉस कर चुके हो, तो शायद कुछ बच्चे. स्पेक्यूलेशन मतलब एक प्रकार का अंदाजा लगा के कोई ट्रांजैक्शन करना, बराबर है? गेसिंग वर्क ज्यादा होता है यहाँ पर, फ्यूचर बेस्ड. यस. तो बच्चों देयर आर सम पीपल हु इन्वेस्ट एंड देयर आर सम पीपल हु स्पेक्यूलेट. इन्वेस्ट करने वाले नॉर्मली दे अर्न इनकम एंड स्पेक्यूलेशन करने वाले ज्यादातर दे लूज देयर मनी. आई थिंक आपने शेयर मार्केट में
इंट्राडे ट्रेडिंग सुना होगा। इंट्राडे मतलब पर्टिकुलर डे के अंदर आपको ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। बच्चों, माय सिंपल एग्जांपल इज कि मैंने आज सुबह, एग्जांपल, हाँ बच्चों, सुबह रिलायंस कंपनी के शेयर्स का भाव देखा मैंने, तो पर शेयर था 2100, एक शेयर का था, मार्केट, शेयर मार्केट। तो आई कॉल्ड माय ब्रोकर, ब्रोकर समझते हो ना, शेयर ब्रोकर। उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा कि रिलायंस कंपनी का जो भाव है 2100 शेयर्स, यू परचेज 1000 शेयर्स फॉर मी। बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, 1000 शेयर्स अगर मैं परचेस करता हूँ एट द रेट 2100, दैट मीन्स मैं कितने का शेयर्स खरीद रहा हूँ? 21 lakhs। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं सौदा कर रहा हूँ 21 lakhs का। कम ऑन टाइप, मैंने 1000 शेयर्स क्या रेट में खरीदा सुबह? क्या रेट में खरीदा? मेरे एग्जांपल में मैंने क्या रेट बताया? 2100, and I have purchased 1000 shares. Okay, बच्चों? Yes, yes, I got it. And बच्चों, दोपहर को 3 बजे मैंने शेयर ब्रोकर को कॉल किया एंड मैंने उसको पूछा कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स का क्या भाव चल रहा है। तो उसने क्या कहा? 2200। इसका मतलब शेयर का भाव बढ़ गया कि कम हो गया? कितने से बढ़ा पर शेयर? कितने से बढ़ा? 100 रुपए से बढ़ गया कि नहीं? तो बच्चे, जब मैंने देखा कि 100 रुपीज से शेयर बढ़ गया है, तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर ब्रोकर को क्या कहा कि मैंने सुबह जो 1000 शेयर्स परचेस किए थे, यू सेल इट। एंड बच्चों, उसने सेल कर दिया। नाउ यू टेल मी, क्या मैंने कोई शेयर्स की डिलीवरी ली थी क्या उनसे? जिस दिन परचेस किया उसी दिन सेल कर दिया। इंट्राडे, इंट्राडे। कोई बताएगा मैंने कितना प्रॉफिट किया एक दिन में? एक दिन में मैंने कितना प्रॉफिट किया? 1 लाख। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड। बच्चे, 1 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट किया। सुनने को कितना अच्छा लगता है। देखो, सुबह खरीदा, शाम को 3 बजे बेच दिया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। और बच्चों, ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट करने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन था? स्पेक्यूलेट किया मैंने। कहीं ना कहीं मैंने आज फोरकास्ट किया था, कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा लग रहा था, बरोबर है, कि आज रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा। एंड विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, मैंने देखो खरीद भी लिया, बेच भी दिया। इसको हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। दिस इज माय स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स इफ आई से व्हाट इज माय स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, मेरा स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट कितना? तो 1 लाख। बच्चों, ध्यान दिया क्या आपने? विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल मनी, विदाउट टेकिंग शेयर्स की डिलीवरी लेने के बजाय, सेम डे को मैंने प्राइस सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट करके खरीद कर बेच भी दिया। एंड बच्चों, प्राइस इंक्रीज का फायदा उठा लिया। तो ये जो मैंने किया ना, गैम्बलिंग नेचर का था कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस? व्हाट डू यू थिंक, गैम्बल था कि नहीं मेरा? ये मेरे एक तरफ से एक प्रकार की गैम्बलिंग थी। बच्चों, वो तो मेरा लक अच्छा था कि 100 रुपीज शेयर भाव बढ़ गया। 200 रुपये शेयर कम हो जाता तो मुझे 2 लाख रुपए का एक ही दिन में लॉस हो जाता।
या तो इधर या तो उधर, आर पार की लड़ाई थी। तो बच्चों क्या लगता है, ये भी वेजरिंग नेचर में हुआ कि नहीं, क्योंकि गैम्बलिंग एंगल है इसमें। यू एग्री विद दिस? ये भी वेजरिंग नेचर का हो गया। तो बच्चों मैं रीड करता हूँ, देखो मुझे लगता है अगर ये 5-10 मिनट आपने सुना है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, एन एग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, मैंने एग्जांपल ही शेयर मार्केट का लिया इसका, where the parties intend to settle the difference between contract price and market price of certain goods or shares. बच्चों what was my contract price today? 2100. What was my market price which I sold my shares? 2200. कहीं पर भी कोई गुड्स, कोई शेयर्स की डिलीवरी हमने नहीं ली, लेकिन हमने उसमें व्यवहार कर दिया। देखो एक बार फिर पढ़ रहा हूं बच्चों, वापस ध्यान दो। एन एग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस where the parties intend to settle the difference between contract price and market price of certain goods or shares on a underline specified date. एक ही दिन के अंदर मैंने मैटर खत्म किया। Is a gambling and hence void. Why the answer is void? Because when it is gambling in nature, definitely it is treated as wagering agreement. And when it is wagering agreement, bachcho, when it is wagering agreement, it is void. Okay. Fourth point, again, it's not so important, but I read that point. Horse race transaction. बच्चों आपने महालक्ष्मी रेस कोर्स सुना होगा या बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस में कुछ हॉर्स के नंबर्स पर पैसे लगाए जाते हैं। जाएगा तो पूरा पैसा जाएगा आपका, आएगा तो जैकपॉट प्राइज आएगा। यानी अगेन द प्राइज मनी इज बेस्ड ऑन लक बाय चांस, लेकिन एक प्रकार की बेटिंग है, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन। So even they are treated as void agreements. Okay. Even after winning, it's not necessary that you will get the prize money, and for that you cannot file a suit in the court. So I read that fourth point, but what is given here? A horse race competition where prize payable to a bet winner is less than rupees 500 is wager. Okay. बच्चों ये लेस देन रुपीज 500, ये मैं बोलता हूँ अमाउंट आप नहीं भी ध्यान में रखें तो भी चलेगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन में जब आप किसी घोड़े पर पैसा लगाते हो और वो घोड़ा जीतता है एंड यू गेट जैकपॉट प्राइज, बच्चों दे आर ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स। हाँ मुझे ये बताओ, जॉकी समझते हो? जॉकी, जॉकी बच्चों, डू यू नो हु इज जॉकी? हेलो, हाँ, जो घोड़ा चला रहा है, मतलब घोड़ा भगा रहा है, बच्चों वो जीते या हारे उसकी मेहनत होती है कि नहीं होती है? टेल मी। उसका हॉर्स चाहे जीते या हारे, पर उसकी मेहनत है, कभी कभी गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उनको जो पैसे दिए जाते हैं, टेल मी, इज इट वेजरिंग इन नेचर? आई होप यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक? जॉकी को दिए गए पैसे आपको लगता है इज इट वेजरिंग इन नेचर? नो बच्चों, इट्स नॉट वेजरिंग इन नेचर। आप तो बोल सकते हो उसका मेहनत का पैसा है। हाँ, घोड़ा जीता नहीं जीता, प्राइज मनी, दैट इज वेजरिंग। बट एज फार एज बच्चों, किसी जॉकी को जब आप पैसा जमा करके देते हो तो बच्चों दैट इज नॉट वेजरिंग इन नेचर। व्हाट आई मीन टू से इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैविंग डिफरेंट आंसर्स। आपने मान लो 9 नंबर के घोड़े पर पैसा लगाया,
एंड 9 नंबर का घोड़ा जीत गया, यू गेट प्राइज मनी, दैट इज वेजरिंग ट्रांजैक्शन। बट सिर्फ 9 नंबर का घोड़ा वहां दौड़ नहीं रहा था, वहां 20 घोड़े दौड़ रहे थे, 20 जॉकी चला रहे थे, तो 20 जॉकियों को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा बच्चों, दैट इज नॉट वेजरिंग इन नेचर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Okay, so I read the example. What is given here? A and B enter into an agreement. बच्चों नोट्स दिख रहा है ना सबको? A and B enter into an agreement in which A promises to pay rupees 2 lakhs provided Chetak wins the horse race competition. चेतक विंस द हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन। चेतक क्या है? एक हॉर्स का नाम है। दिस इज वेजरिंग ट्रांजैक्शन। बच्चों ये वेजरिंग ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे क्या लिखा है। इफ यू कैन सी द नोट्स, बच्चों क्या लिखा है? हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल। बच्चों सेक्शन 30 डील्स विथ व्हाट? वेजरिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 30 deals with wagering agreement, but what they are writing here in the end, however section 30 is not applicable in agreement to contribute towards played prize or sum of money of value 5 lakhs or above to be awarded to the winner of horse race. And बच्चों who is the winner of horse race? तो जिसने पैसा लगाया है, बरोबर है, उसकी बात हो रही है। ऐसे ही लग रहा है यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक? नोट्स दिख रहा है बच्चों? हेलो, हाँ, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? However, section 30 is not applicable in an agreement to contribute towards plate, prize or sum of money of value of rupees 5 lakhs or above to be awarded to the winner of horse race. बच्चों जॉकी वाला जो एग्जाम्पल दिया है, आप उसको इसके साथ रिलेट करो। अब यहाँ पर मान लो बच्चों कि किसी ने कंपटीशन जैसा डिक्लेयर किया, जैसा कि बिग बॉस में कंपटीशन होता है कि नहीं? किसी ने अगर कहा है कि हम हॉर्स रेस रखेंगे, हॉर्स रेस रखेंगे एंड जो भी वो हॉर्स रेस जीतेगा उसके विनर को हम, बरोबर है, प्राइज मनी जमा करके देंगे। तो जो भी जीतेगा एंड उसको प्राइज मनी मिलेगा वो वेजरिंग नेचर का नहीं है, जस्ट लाइक केबीसी। यानी मैं यहाँ पे जॉकी की बात कर रहा हूँ, बरोबर है, जिसने वो रेस जीता है उसके लिए अगर आप पैसा देते हो तो बच्चों इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके बच्चों, इसमें भी जो 5 lakhs की लिमिट है, ये लिमिट आप ध्यान मत दो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा केबीसी में कोई जीता एंड उसको पैसे नहीं मिले तो वो केस कर सकता है, वैसे ही किसी ने अगर हॉर्स रेस डिक्लेयर किया है, कोई उस हॉर्स रेस को जीतता है। बच्चे जैसे कि आप राजस्थान चले जाएंगे, पुष्कर मेला वगैरह होता है, वहाँ कैमल रेस भी होता है।
तो जो भी कैमल रेस जीतेगा उसको वहां के स्पॉन्सर्स 50,000 रुपीज प्राइज देंगे। तो जो भी कैमल रेस जीतेगा उस विनर को 50,000 जो मिलेगा बच्चों, वो वेजरिंग नेचर का ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई गैम्बलिंग है ही नहीं, वहां कोई गैम्बल नेचर का कुछ बात ही नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। ओके, डाउट आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों को, एंड पूछते भी हैं बच्चे डाउट्स। आपको लगा कुछ कंफ्यूजन है तो यू मे प्रोसीड विथ योर डाउट। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर कट लिखा है कि अब आगे के जो डाउट डिस्कशंस हैं बच्चों, दे आर रिसेंबलिंग विथ वेजरिंग ट्रांजैक्शंस। व्हाट मीन बाय रिसेंबलिंग? वो दिखते हैं वेजरिंग ट्रांजैक्शन जैसे, उनको जब आप पढ़ोगे तो उनका नेचर आपको वेजरिंग ट्रांजैक्शन जैसा लगेगा। बट व्हाट इज द फाइनल आंसर? बट आर नॉट वॉइड। बच्चों रिस्पॉन्स दो, बट आर नॉट वॉइड मतलब नाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस even though they are as good as wagering transactions, but as per Indian Contract Act, they will be treated as valid agreements। बरोबर है? उसमें सबसे पहला बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने सुना होगा चिट फंड। कभी सुना है चिट फंड, पीसी सिस्टम, चिट फंड? कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा, बरोबर है? कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि चिट फंड चलाने वाला मैनेजर पैसा लेके भाग गया। कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐसे आती हैं खबरें, तो भाग गया दैट उसकी बात नहीं हो रही है। चिट फंड क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे एवन में, अपने एवन में ना बच्चों, मान लो हम लोग सब मिला के ना 10 प्रोफेसर है, 10 प्रोफेसर, मैं, मयूर सर, कुपर सर, डीसा सर, राहुल सर, विकास है, सब मिला के हम लोग 10 प्रोफेसर हैं। हम 10 प्रोफेसर लोगों ने एक बार क्या एग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे, एवरी मंथ 10,000 रुपीज निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे एवरी मंथ। एवरी मंथ 10 लोगों का 1 लाख जमा हो जाएगा। यस और नो? एवरी मंथ 1 लाख जमा हो जाएगा। एंड जब 10 लोगों का 1 लाख जमा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 लोगों का नाम लॉटरी सिस्टम के द्वारा निकालेंगे, एंड जिसका नाम आएगा उसको 1 लाख पूरा दे देंगे, so that he can use it for his business or some any other work. This is called chit fund system. This is called chit fund system. Okay? अगले महीने फिर वापस 10 लोग 10-10 हजार रुपया निकालेंगे, फिर 1 लाख जमा होगा, फिर लॉटरी से नंबर निकाला जाएगा। अब जो पहले का नंबर आया है ना, उसका नाम निकल जाएगा वो उसमें से, बट ही विल कंट्रीब्यूट 10,000। राइट टू अंडरस्टैंड? चिट फंड सिस्टम इसी को कहते हैं। ओके, तो जिसका लक्की विनर होगा उसको वो पैसा दे दिया जाता है, लक्की ड्रॉ के जैसे उसका नाम निकाला जाता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो बच्चों इंडिया में चिट फंड सिस्टम को वैलिड बोला गया है। ओके, सेक्शन 30 यहाँ अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट कम अंडर वेजरिंग एग्रीमेंट, तो इट इज अ लुक अलाइक ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। लगता है ये वेजरिंग जैसा, लेकिन इसे वॉइड नहीं बोला गया है, वैलिड बोला गया है। तो चिट फंड क्या लिखा है देखो, चिट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजर। पहला ही लाइन में क्लियर कर दिया, सेक्शन 30 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इट डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजर। इन केस ऑफ चिट फंड अ सर्टन नंबर ऑफ पर्संस, जैसा मैंने अभी A1 का एग्जांपल लिया बच्चों, हमारे 10 प्रोफेसर्स डिसाइड टू कंट्रीब्यूट फिक्स्ड सम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, and at the end of the month the amount so contributed is paid to the lucky winner of the lucky draw। जो सबसे ज्यादा लकी होगा उसका पहले नाम आएगा, उसको बच्चों 1 लाख रुपए एक साथ मिल जाएगा।
उसको 1 लाख रुपए एक साथ मिलेगा तो कहीं और अच्छा बिजनेस में लगा सकता है, यूज कर सकता है, उससे और इनकम जनरेट कर सकता है। एंड इसमें बैड लक किसका होगा? सबसे लास्ट वाले का है कि नहीं? तो ये अगेन लक बाय चांस जैसा सिस्टम लगता है हमको, क्योंकि लकी ड्रॉ से नाम निकाला जाता है। तो आप इमीडिएटली ऑब्जेक्शन उठाएंगे, सर लकी ड्रॉ है, ये तो वेजरिंग हो गया। तो आई एग्री विथ यू, बट मैंने कहा ना कि दे आर लाइक वेजरिंग ए ट्रांजेक्शन, बट दे आर वैलिड। ओके, दे आर वैलिड, आप बोल सकते हो दे आर वैलिड। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 2 में क्या है देखो, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको लगता नहीं शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ा? तो उस शेयर ट्रांजैक्शन में एंड इस शेयर ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, जरा पढ़ो। ये एक लाइन पहले पढ़ लो एंड यू टेल मी द डिफरेंस, कम ऑन। In this transaction in which delivery of goods or shares is intended to be given or taken, do not amount to wagers. You tell me the difference. ओम डाउट है कुछ, चिट फंड स्कैम बहुत होते हैं आजकल, दैट इज ट्रू, कि पैसा जमा करवा लेते हैं सबसे एंड फिर कोई एक पर्सन जिसको कंट्रोल में पैसा रहता है ना, वो लेके भाग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चिट फंड स्कैम निकले हैं, बंगाल में निकला है, केस चल रहा है। बच्चों मैंने पॉइंट नंबर 2 बोला है, यहाँ पर भी शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये वेजर नहीं है। व्हेन आई सेड इट इज नॉट वेजर, दैट मीन्स इट इज वैलिड ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी 5-10 मिनट पहले मैंने शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लेके कुछ आपको बताया था, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? किसी को कैच हो रहा है वो डिफरेंस? वेरी गुड, ओम ने आंसर दे दिया है। बच्चों शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में जहां इंटेंशन इज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स और गिव द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स और गुड्स, तो इसको हम स्पेक्यूलेशन नहीं बोलते, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देन वी डोंट कॉल इट एज स्पेक्यूलेशन। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसका बाकायदा पेमेंट किया, शेयर्स मेरे अकाउंट में आ गए, फिर मैंने शेयर्स को महीना 2 महीना साल भर 2 साल भर रखा मेरे पास एंड अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया। इज इट स्पेक्यूलेशन? द आंसर इज नो। So when I have the intention of taking delivery of the shares or delivery of the goods, बरोबर है? तो बच्चों दिस इज नॉट ट्रांजेक्शन बाय वेजर, it is absolutely a original valid transaction related to share market or commercial market, commodity market, and therefore बच्चों such transactions are valid, such agreements are valid. I hope you get my point. ओके तो बच्चों आप जरा हेडिंग पर ध्यान दो ना, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शंस रिसेंबलिंग विथ वेजरिंग ट्रांजैक्शंस बट आर नॉट void, but are not void. Definitely but are not void means what? They are as good as wagering transactions, but they are valid transactions. हमारा इंडियन कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करेगा। ओके तो बच्चों वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेरा आज इंटेंशन था कि ये टॉपिक खत्म करने का, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया मेरे लेक्चर में, थोड़ा नेट इशू है। हाँ हाँ सही हो। कल वो पॉइंट क्या था 1.20 में क्या था, जरा बताएंगे हेडिंग?
1.20 में आप कुछ मुझे डाउट पूछ रहे थे, कोई केस था, लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। अच्छा, क्या था एक्चुअली मेरे पास, देखो आज वापस आपको कल बोलने के बाद ही बुक भूल गया मैं। क्या था उसमें, मनु स्वामी केस लॉ में हमने उसे पढ़ा था केस को, लॉन्ड्री वाला। अच्छा हाँ, क्या था उसमें लॉन्ड्री वाले केस में बच्चों, तो उसमें सभी डाउट क्या था, केस वाज वेरी क्लियर। हाँ, तो डाउट ये कि उसने खुद ऑफर किया, मतलब अपने बोला था कि इट इज दैट शी हैज रेड द कंडीशंस रिलेटेड टू इट एंड इट इज अज्यूम दैट शी हैज एक्सेप्टेड इट। तो फिर लॉन्ड्री वाले को कंडीशंस अनरीजनेबल कैसे हुए, वो लेडी क्यों, तो पहले से ही पढ़ लेना चाहिए था। अच्छा, अनरीजनेबल ये था कि उसने, ठीक है वो लेडी ने नहीं पढ़ा वो अलग बात है, बट जो कंडीशंस लॉन्ड्री वाले ने डाला था ना सही हो, उसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि मैं जो आपसे कपड़े ले रहा हूँ, इनकेस इसका कुछ लॉस हो जाता है तो इसका सिर्फ मैं आपको 1/5 या 25% ही पेमेंट करूंगा। ये क्या बात हुई बाबा, वाई ओनली 25%? बरोबर है, मैं समझता हूँ कि लेडी ने नहीं भी पढ़ा था, लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसने लिखे थे ये अनरीजनेबल थे। तुम शर्ट ले रहे हो 100 रुपीज का, कल को वो तुम शर्ट लूज करोगे, कहीं कहीं जला दोगे या कहीं चोरी हो गया आपके यहाँ से, एंड यू विल बी पेइंग ओनली 25 रुपीज टू मी, तो दिस इज अनरीजनेबल। इसमें जो टर्म्स रखे थे ना किसने, लॉन्ड्री वाले ने, वो अनरीजनेबल था। तो ये इम्पोर्टेंट ये नहीं कि लेडी ने पढ़ा नहीं पढ़ा कंडीशंस उसको, बट लॉन्ड्री वाले की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे बीइंग अनरीजनेबल, बरोबर है, वो गलत है, व्हाट आई फील। ओके, दैट इज टैसिट एक्सेप्टेंस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज टैसिट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। आपको एक्चुअली पीटीओ लिखा है तो पढ़ना चाहिए पीछे क्या लिखा है, बट आप पढ़ते नहीं हो, दैट मीन्स एज गुड एज यू हैव एक्सेप्टेड माय टर्म्स एंड कंडीशंस। आई एग्री कि लेडी ने बिना पढ़े, बरोबर है, वो एक्सेप्ट कर लिया, वो टैसिट एक्सेप्टेंस है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ना, बट पॉइंट इज ये है कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना वो अनरीजनेबल थे। इट इज टैसिट एक्सेप्टेंस, आई डू एग्री विथ यू, बट द टर्म्स एंड कंडीशंस वेर अनरीजनेबल। तो आर्ग्यूमेंट इज ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सही हो, ठीक है, मैं वापस उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ओके, डोंट वरी, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पे फंस रहे हो, ठीक है, मैं देखता हूँ सही। आई थिंक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, बट मैं देख के वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ओके बच्चों, जैसे कि A1 में भी जब रिसिप्ट दी जाती है तो पीटीओ लिखा रहता है, पीछे देखो ना आपके एडमिशन में रिसिप्ट में पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, आपने नहीं पढ़ा है तो इनडायरेक्टली यू हैव एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, बरोबर है, दैट मीन्स यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बट द क्वेश्चन इज माय टर्म्स एंड कंडीशंस, A1 के टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो रीजनेबल होने चाहिए। अगर अनरीजनेबल हैं तो इवन दो यू हैव एक्सेप्टेड, यू कैन आर्ग्यू विद दैट, आप उसको आर्ग्यू कर सकते हो। ओके, so let us see, I will discuss again Savio, don't worry. Okay, okay students, so we'll meet in the next lecture. Sorry for the disturbance, I think some network issues we are facing here, 3G 4G में कुछ टेंशन है यहाँ पे, I don't know, actually I have very little knowledge of this. Okay students.